लोनलीनेस में क्या होता है, आपके आस-पास लोग हैं, आप लोगों से बात कर रहे हो, आप उनसे घुल-मिल रहे हो, लेकिन वो आपको समझते नहीं हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे बिल्कुल भी। आईटी एम्प्लॉइज़ वगैरह के आप केसेस सुन रहे हैं। अगर एक दोस्त, कोई भी इंसान, एक इंसान भी मुझे लगता है उनकी सुसाइड को रोक सकता था अगर वो बस बैठकर उनकी बातें सुन लेता। मेरे को ऐसा कई बार लगता है वो इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, उनको लगता है कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि आपके सर पे अगर ईएमआई है, आप अकेले रह रहे हो किसी ऐसे शहर में अपने घर से दूर, वहाँ पे ऐसे रिस्क कैसे ले लोगे कि मैं कंपनी छोड़ दूँ? नहीं छोड़ पाएँगे। निर्मला सीतारमण जो है उनकी भी आपने बयान सुना होगा कुछ दिनों में कि भाई अगर तुम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम लोगों को इतना स्ट्रांग होना चाहिए। कैसे स्ट्रांग बन जाएँगे यार? क्या क्या करें? ऐसा क्या करें? 14 घंटे हम कैसे काम कर लें? और वो भी बिना नींद के और बिना सैलरी हाइक के। ये कहा जाता है कि वो इंसान ना मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा, इसी कारण उसने अपनी ना लाइफ खत्म कर ली। तो क्या ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसी जिम है जहाँ पे आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो? हमें बॉडी इमेज इश्यू है, ठीक है? मेरे बाल उड़ रहे हैं भैया, मैं गंजा हो रहा हूँ, मेरी हाइट छोटी है। उसको अगर बॉडी इमेज इश्यू है, मान लो फील करता है ऐसे किसी बॉडी पार्ट को लेके ऐसा कुछ, तो उस इश्यू को कैसे रिज़ॉल्व कर सकता है वो? इमेजिनरी ऑडियंस का इफ़ेक्ट होता है आई थिंक, जो इस एज ग्रुप में आपको एक्सपीरियंस करना ही होता है। आपको ऐसा लगता है कि आस-पास के सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं और उनके लिए आपको परफ़ॉर्म करते रहना पड़ेगा। हम डिजिटली कनेक्टेड हैं अपने टाइप के लोगों से, लेकिन सोसाइटी से, अपने से अलग लोगों से एकदम डिस्कनेक्टेड हैं। जैसे कि हमने ना डिसाइड किया था कि हम क्या बात करने वाले हैं, हुँ। मेंस मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज मैं पता है एक वीडियो देख रहा था, लक्षित चौधरी को जानते हो आप? एक यूट्यूबर है। यार शायद शक्ल से जानता हूँ, मतलब वैसे नहीं जानता। हुँ। एक्चुअली में वो ना बहुत ज़्यादा रोस्टिंग वीडियोज़, कॉमेडी वीडियोज़ बनाता है वो बंदा, ठीक है? तो वैसे ना उससे ये उम्मीद नहीं होती कि मतलब वो ऐसे टॉपिक बनाए, लेकिन अब वो बनाने लग गया है। उसने मेंस मेंटल हेल्थ पे बनाई थी ऐसे 4-5 महीने पहले एक वीडियो, जो मैंने आज हुँ। देखी। और लिटरली में उसने एक बात बोली थी उसमें कि तुम्हें पता है कि इंटरनेशनल मेंस डे कब आता है? आपको पता है? 19th नवंबर। या हमें पता है, चलो हम इस लाइन में हैं, पर किसी को याद नहीं रहता। हाँ। मतलब मैं देखता हूँ, देखो मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, ये किसी तरह का घमंड नहीं है, लेकिन हम लोगों ने भी उतना ही मतलब दुनिया को, सोसाइटी को बनाने में हमारा भी एक रोल है। हुँ। तो हमें भूल कैसे जाता है समाज? नहीं क्यों? ऐसा क्यों है कि हम जब मर्द कुछ करते हैं तो उसको ऐसा देखा जाता है, हाँ, ये तो नॉर्मल है, ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आप करोगे ही। पर एक औरत करती है तो शी इज़ अ क्वीन, शी इज़ अ हीरो, ठीक है यार, बिल्कुल हमारी माँ को देखते हैं, मैं सुपर हीरो मानता हूँ अपनी माँ को। बट हमें क्यों भूल जाता है समाज? आई थिंक भूलना वही होता है यार, हम अपने खुद के कंट्रीब्यूशंस को, अपनी खुद की इम्पोर्टेंस को भूल जाते हैं। समाज भी, हम लड़के भी हैं, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं समाज में, सारे एक दूसरे को एक पॉइंट के बाद एक नॉर्मल सी हो जाती है कुछ लोगों के लिए कि ये तो करना ही है इनको, और दूसरे लोगों को जिनको मार्जिन पे रखा जाता है उनके लिए हो जाता है अगर वो सेंटर पे आ गए, उन्होंने कुछ कर दिया तो वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। मैं जैसे घर पे अगर कुछ पानी का ग्लास पिला देता हूँ किसी मेहमान को तो ऐसा हो जाता है, अरे ये क्या कर दिया आपने, अरे वाह 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 वाह, आप तो बड़े अच्छे बट्टे बच्चे हो, क्या बात है क्या बात है। लेकिन वही है जो हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, जब वो वैसा ही करें तो फिर हमें लगता है कि इसमें इनकी क्या शाबाशी करना। एंड बहुत से लड़के हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से मर्द हैं जिनको, जो बहुत 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 ज़्यादा काम करते हैं और उनको पूरे टाइम यही लगता रहता है कि वेयर इज़ द एप्रिसिएशन, वेयर इज़ जस्ट एक्नॉलेजमेंट ही मिल जाए थोड़ी-सी कि भाई ये भी ऐसा कुछ आसान काम नहीं है, ऐसे हम मुश्किल मुश्किल है हमें, ये सब मुश्किल भी लगता है। फिर उसमें थोड़ा डर भी लगता है ये बोलने में कि भाई हमें थोड़ी एक्नॉलेजमेंट चाहिए, थोड़ा सपोर्ट चाहिए, थोड़ा रिकॉग्निशन चाहिए, क्योंकि फिर अ, मुश्किल होता है ना बोलना कि भाई हम कुछ कर रहे हैं, थोड़ा कुछ तो बोलो कि हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे तो मत बोलो कि ये तो करना ही है, इसमें क्या बुरी बात है, इसमें क्या बात है। तो वही है यार, हम एक-दूसरे को भी भूल जाते हैं। हम अपने जो दोस्त हैं, अपने जो भाई लोग हैं, जब वो बहुत बड़ी-बड़ी कुछ काम करते हैं, उनको भी ऐसे बोलना भूल जाते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बहुत बढ़िया बात है। पार्टी बनती है और हम पार्टी देंगे तेरे को, ये नहीं कि तू पार्टी दे हमें, हम पार्टी देंगे तेरे को, बहुत बड़ा काम किया है। हम एक-दूसरे को सपोर्ट करें, एक-दूसरे को सेलिब्रेट करें, वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरे लोगों से एक्सपेक्ट करते रहेंगे तो फिर वही चलता रहेगा। वो करें ना करें वो उनकी मर्ज़ी रह जाएगी। हम करें ना करें वो हमारे ऊपर। हुँ। हम भी थैंक यू है ना डिज़र्व करते हैं यार, कहीं-कहीं हमें ऐसा लगता है। ठीक है, और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सारे मेल्स जो कि अलग-अलग फ़ील्ड में, लाइक कोई पुलिस वाला भी है, कोई डॉक्टर है, कोई अगर वॉचमैन भी है हमारी सोसाइटी का,
तो वो भी थैंक यू डिज़र्व करता है और हम कहते हैं तो उसका काम है यार उसको। लेकिन आपको पता है मुझे ऐसा लगता है अगर हम उसको थैंक यू बोल देंगे ना तो वो अपना जॉब और अच्छे से करना स्टार्ट कर देगा। उसको लगेगा कि यार मुझे अब और अच्छा करना है क्योंकि मुझे एप्रिसिएशन मिल रही है और हम एप्रिशिएट बहुत ज़्यादा हमारी आदत नहीं है ये, हम लोग ये करते ही नहीं है, किसी के साथ नहीं करते हैं। सब्जी वाला भी होता है, क्यों इसको क्यों दूँगा मैं, थैंक यू क्यों बोलूँगा भाई, ये तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे रेडी लेके, इसको तो कमाना था। नहीं यार, आई थिंक वो डिज़र्व करता है थैंक यू। वो बारिश हाँ के यार, मौसम में भी आता है यार आपके पास कि आपको बाहर मार्केट में ना जाना पड़े। वो कोहरे में भी आएगा, ठंड में भी आएगा। वही है यार। आई थिंक हम इन चीज़ों को हमको कैसे सिखाया गया, अप्रिसिएशन आपको तब मिलती है ना जब आप कुछ बहुत बड़ा काम करो या फिर आप कुछ बहुत बड़ा कुछ अचीव करो। बचपन से हमें ऐसे ही सिखाया जाता है ना कि आपको अप्रिसिएशन डिजर्व करनी पड़ेगी। आप अप्रिसिएशन के लायक नहीं हो, आपको अप्रिसिएशन के लायक बनना पड़ेगा। और हम वही सोचते रहते हैं कि आसपास के लोग भी तभी हमारी अप्रिसिएशन लेंगे जब वो कुछ ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें वो अप्रिसिएशन डिजर्व करें। इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें सब्जी ला के दे दी, वो तो ऐसे हो जाता है कि इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर देगा, ये तो मैं ब्लिंकिट वाला बंदा भी कर देगा, उसमें क्या थैंक यू बोलूँ। लेकिन जैसा तुमने बोला अभी कि कुछ आपका जाएगा नहीं अगर आप उसको थैंक यू बोल दोगे, उसको नमस्ते बोल दोगे, जब उससे मिलो उसे थैंक यू बोल दो, अ, थोड़ा हंस हंस के बात कर लो, थोड़ा पूछ लो क्या चल रहा है ज़िंदगी में, वो कुछ कॉस्ट नहीं है उसकी ज़्यादा। बट हमें ये लगता है कि उसको क्यों करना, हम अपने आप को लिमिट करके रखते हैं। और इस वजह से यही सोचते रहते हैं कि कौन शुरू करेगा ये चेन, हम एक को अप्रिशिएट करें, वो किसी और को करे, वो किसी और को करे। शुरू करने की बात है बस। थैंक यू आने के लिए। थैंक यू मेरे को बुलाने के लिए। या पता है दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम मर्द वगैरह जिससे सफ़र करते हैं, वो है अकेलापन। हम्म। और अकेलापन भी ना 2 तरीके का अकेलापन है। एक अकेलापन वो वाला अकेलापन है जिसमें आपके आस-पास कोई है ही नहीं, फैमिली वाले नहीं हैं, दोस्त नहीं हैं। दूसरा अकेलापन वहाँ है जहाँ पे आपके पास फैमिली भी है, शायद आपके पास दोस्त भी हैं, पर आपको समझने वाला कोई नहीं है। हम्म। और मुझे लगता है जो दूसरा वाला अकेलापन है वो ज़्यादा पेन देता है, क्योंकि आप चिल्ला रहे हो, कोई सुन नहीं पा रहा आपको। तो ये बताओ कि ऐसा साइकोलॉजिस्ट क्या अकेलापन हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे असर डालता है कि जब हम अकेलेपन से सफ़र कर रहे होते हैं तो? ऑफ कोर्स यार, अकेलापन। यार देखो, आपने जो चीज़ें बोली, पहला तो होता है आइसोलेशन, जो आपने पहले बताया कि आसपास कोई है ही नहीं। ठीक है, आप सोशली एकदम आइसोलेटेड हो, ना किसी से मिलते जुलते हो, ना किसी से बात करते हो, कुछ होता ही नहीं, तो आप एकदम आइसोलेटेड हो। वो इतनी हार्मफुल नहीं है, वो इतना घातक नहीं है जितना लोनलीनेस हो सकता है। लोनलीनेस में क्या होता है, आपके आसपास लोग हैं, आप लोगों से बात कर रहे हो, आप उनसे घुल मिल रहे हो, लेकिन वो आपको समझते नहीं हैं, वो आपको समझ नहीं पा रहे बिल्कुल भी। अब वो एफर्ट नहीं कर रहे या फिर वो चाहते नहीं हैं कि वो आपको समझें, वो एकदम एब्सेंट है। और इस वजह से आप अपने आप को ही नहीं समझ पाते कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, हो क्या रहा है, व्हाट एम आई एग्जैक्टली डूइंग हियर, व्हाट इज़ माय रोल, चल क्या रहा है। और इस वजह से एक पॉइंट के बाद खुद को लेकर कन्फ्यूजन आने लग जाता है कि भाई हम हैं कौन, हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कौन समझेगा हमें, किस पे हम डिपेंड कर सकते हैं। और इसके रिएक्शन में कई बार हम चले जाते हैं पूरे इंडिपेंडेंस वाले स्टेज पे कि भाई हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, एकदम लोन वुल्फ टाइप रहेंगे हम, कोई कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वो नहीं होता ना, मतलब हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी की ज़रूरत हमें है, और हमें सोसाइटी की ज़रूरत है। अगर वो एक कनेक्शन टूट जाए दोनों के बीच में, सोसाइटी और एक इंडिविजुअल के बीच में, तो सोसाइटी को भी हार्म होता है और इंडिविजुअल को भी हार्म होता है। और इंडिविजुअल पे हार्म होता है साइकोलॉजिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हेल्थ लेवल पे। लोनलीनेस कैन हैव फिजिकल हेल्थ इश्यूज। सोसाइटी में हार्म होता है कि हम एक दूसरे से और कट ऑफ हो जाते हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, हम साथ होते हैं लेकिन अकेला महसूस करते हैं अपने आप। हुँ। पता है एक स्पिरिचुअल लीडर हैं जो इंटरनेट पे बहुत फ़ेमस हो रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा उनका। उनसे किसी ने पूछा था कि मुझे अकेलेपन से डर लगता है, मुझे अकेलापन पसंद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि किसी से मिलने की ज़रूरत है ही क्यों? क्यों मिलना है? उन्होंने ये आंसर दिया इसका कि अपने साथ रहना, खुश रहना सीखो ना। जो कि एक हद तक मुझे ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब ये जवाब मिलता है ना मुझे कि तू खुद से मिलने से डर रहा है, इसी कारण तू
एस्केप ढूँढ रहा है कि लोगों से मिलूँगा तो मैं थोड़ी देर के लिए ना डाइवर्ट कर लूँगा अपने माइंड को, अटेंशन को। खुद के अंदर जो झाँकना नहीं पड़ेगा उसको उस मतलब जो होता है ना खुद को ढूँढना है, वो क्या कहते हैं उसे मैग्नीफाइंग ग्लास लेके, उससे बचने के लिए बाहर जाओ। वो बाहर हम लोग ढूँढते हैं इसी कारण। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग जब लोग ढूँढते हैं बात करने के लिए, शेयर करने के लिए, अपनी बात बताने के लिए, तो हम खुद से भाग रहे होते हैं? यार देखो, एक एक तरीके से मैं सहमत भी हूँ। बहुत से लोग हैं जो आस-पास लोगों को ढूँढते हैं ताकि वो खुद से भाग सकें। बहुत से लोग होते हैं जो लोगों को सीक आउट करते हैं ताकि उनको अकेला ना रहना पड़े, ताकि उनको अपने ख़्यालों के साथ टाइम स्पेंड ना करना पड़े। ये तो हो गए एक टाइप की बात। दूसरा होता है लोगों को सीक आउट करना, लोगों को ढूँढना ताकि हम उन्हें बता सकें कि भई हमारे साथ ये हो रहा है, हमें कुछ हेल्प की ज़रूरत है, मुझे बताओ क्या करने की ज़रूरत है। वो बहुत हेल्दी होता है। दूसरी चीज़ बहुत हेल्दी है, ये हमें करनी चाहिए, ये हमें करनी भी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कोई हमें समझे तो हमें उन्हें बताना पड़ेगा। हम क्या किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या चाहते हैं उनसे। अब अगर आप लोगों को इसलिए ढूँढ रहे हो क्योंकि आपको अकेले रहने से डर लगता है, तो आप अपने आप को कभी नहीं समझोगे। आप आप उनको कभी नहीं समझोगे और आप खुद से भी नाराज़ रहोगे पूरे टाइम, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं है ना अपने आप की। कुछ सेल्फ एक्सप्लोरेशन ही नहीं है, अ, कुछ इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करी नहीं आपने अपने आप की, कि आप हो कौन? कर क्या रहे हो आप यहाँ पे? उसमें फिर आप बस एक डिस्ट्रैक्शन ढूँढते रहोगे, एक डिस्ट्रैक्शन से दूसरी डिस्ट्रैक्शन, तीसरी, चौथी, ऐसे ही चलता रहेगा। वो एक हेडोनिक साइकिल है पूरी, कुछ नहीं होएगा उसमें। दूसरी जो चीज़ है, जो आप लोगों को इसलिए ढूँढते हो ताकि आप अ, उनके साथ कनेक्ट कर सको, आप उनके साथ एक बॉन्ड बना सको, आप उनके साथ खुशियाँ बाँट सको, अपने दुःख बाँट सको, वो चीज़ हेल्दी होती है, वो हमें करनी है। तो अब जब वो स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं कि क्यों मिलना है आपको लोगों से, ठीक है, आपका गोल लोगों से मिलने का बॉन्डिंग है, उनको समझना है, उनको उनके साथ घुलना-मिलना है, या फिर बस ये है कि भई खाली टाइम है, खाली टाइम में दिमाग में कुछ ज़्यादा ही ख़्याल चलने लग जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, तो फिर कहीं से जाके किसी से मिल लो और कुछ ना कुछ टाइम पास हो जाएगा, और कुछ ना हो, टाइम पास ही हो जाएगा। वो एक अनहेल्दी चीज़ है। बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग, एक-दूसरे को समझना, अपने आप को समझाना दूसरे को, वो हेल्दी है, वो ज़रूरी भी है। हुँ। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी एक इंसान खुद को अकेला रखना चाहता है। हुँ, जैसे मैं कुछ स्टोरीज़, शॉर्ट मूवीज़ देख रहा था यूट्यूब पे, उसमें एक इंसान कह रहा था कि डिप्रेशन में था वो इंसान और वो कह रहा था डिप्रेशन ऐसा लगता है जैसे आप ना कमरे के अंदर हो और खिड़की से बाहर आप पूरी दुनिया है, मतलब आपके सारे चाहने वाले, फैमिली, फ्रेंड्स, उनको आप देख रहे हो। आपका मन कर रहा है कि आप उनसे मिलना चाहते हो उठकर, बट आपका मन नहीं कर रहा। समझ रहे हो? एक हुँ, बहुत ही अलग ही पैराडॉक्स हो जाता है ये। आप चाहते हो उनसे मिलना, बट आपके पैर जवाब दे रहे हैं, "नहीं उठ पाएगा यार तू, नहीं मिलना।" गेट खोलना है बस और मिलना है उन लोगों से। तो कई बार ऐसा होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के कारण भी इंसान अपने आप को बहुत आइसोलेट करना चाहता है। बहुत होता है, बहुत होता है। डिप्रेशन में स्पेशली बहुत ही ज़्यादा होता है। जो आपने बताया ना कि ऐसे कमरे में खिड़कियों के बाहर होते हैं लोग, कुछ मन के हिस्से होते हैं जो चाहते भी हैं कि जाके मिल लें, लेकिन फिर वो एक आवाज़ आती है अंदर से कि क्या करेगा मिल के, कुछ नहीं रखा इस सब में, उनको परेशान ही करेगा तू, वो नहीं मिलना चाहते तेरे से, क्यों उनको परेशान कर रहा है, अंदर बैठा रहे। वो भी आती है। और अ, अब बाहर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई इस बंदे ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है, ये जब भी चाहे निकल सकता है। बाहर से बहुत ही आसान लगेगा किसी को देखने में, और इस वजह से लोग शायद डिप्रेशन को सीरियसली भी नहीं लेते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है भाई ये रहा सॉल्यूशन, ये रही दिक्कत, कर लो, क्या दिक्कत है? लेकिन इंटरनली जो एक स्ट्रगल होता है ना, वो एक पहाड़ चढ़ने के जैसा होता है। बस उस दरवाजे को खोलना, बाहर निकलना, लोगों से मिलना, दैट इज़ ऑलमोस्ट अ लाइफ टाइम ऑफ एफर्ट्स दैट इट टेक्स। बहुत ज़्यादा एफर्ट चाहिए होता है। और ऑनेस्टली आई हैव बीन इन दैट पोजीशन पर्सनली टू, एंड बहुत बहुत मुश्किल होता है। बोलने में आसान होता है, लोगों से बात करो, लोगों से दिल खोल के बात करो, लोगों को समझाओ क्या दिक्कत है। लेकिन जब खुद ही नहीं समझते अपने आप को, खुद ही नहीं समझ में आ रहा मन में क्या चल रहा है, चाबी आपके पास ही है, ताला आपने लगाया है, लेकिन चाबी आपने ही कहीं छुपाई है और अब आपको ही नहीं याद कि आपने वो चाबी कहाँ छुपाई, तो कैसे करोगे ना? तो वो एक अलग ही स्ट्रगल है। डिप्रेशन स्पेशली एक अलग ही स्ट्रगल होता है इस मामले में। अभी मैं ना
आईटी एम्प्लॉयज़ वगैरह के आप केसेस सुन रहे हैं, हुँ, कैसे वो सुसाइड कर ले रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द वर्क प्रेशर। अगर उन लोगों को भी कोई ऐसे बैठ के पूछ लेता कि यार तू बता कैसा चल रहा है सब कुछ? फ्लोर मैनेजर ने कुछ कह दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर ने कुछ कह दिया, टीम लीडर ने कुछ कह दिया, क्या हो रहा है? एक ब्रेक ले ले। अगर एक दोस्त, कोई भी इंसान, एक इंसान भी मुझे लगता है उनकी सुसाइड को रोक सकता था अगर वो बस बैठकर उनकी बातें सुन लेता। मेरे को ऐसा कई बार लगता है वो इंसान अपने आप को आइसोलेट कर लेता है, उनको लगता है कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। हुँ, क्योंकि आपके सर पे अगर ईएमआई है, आप अकेले रह रहे हो किसी ऐसे शहर में अपने घर से दूर, वहाँ पे ऐसे रिस्क कैसे ले लोगे कि मैं कंपनी छोड़ दूँ? नहीं छोड़ पाएँगे। और ये जो कॉर्पोरेट का माहौल होता है, वो कुछ ऐसा माहौल होता है, जो आपको जल्दी निकलने भी नहीं देगा। हुँ। एंट्री आसान होती है इनमें, पर एग्ज़िट बहुत मुश्किल होता है। तो जो ये आईटी एम्प्लॉइज़ के जो ये साथ हो रहा है या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जो आप देख रहे हैं, जो टॉक्सिक एक माहौल बना रखा है लोगों के लिए, उसको आप कैसे देखते हैं? उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मेंटल हेल्थ पे? भाई देखो, मैं सीधी-सी बात बोल सकता हूँ, जो भी हमारे साइकोलॉजिस्ट्स की कम्युनिटी है, मोस्ट पीपल हू एंड अप जॉइनिंग हैविंग टू टेक थेरेपी एंड अप बीइंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज़। एक तो ये रीज़न होता है क्योंकि देखो वो अफ़ोर्ड कर पाते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट में चलो पे मिल जाती है तो फिर इसलिए आ पाते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है सबके लिए कि भाई एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है एंड हमें कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा। हमें कुछ मिल नहीं रहा कि हम करें क्या? क्योंकि जिन्होंने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी होती, जो 16-18 साल के बच्चे होते हैं, 16 से 20 भी मान लो, उनको दूर से तो यही लगेगा कि भई दिक्कत है, छोड़ दो, क्या इसमें क्या है? इतनी तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं हुँ, कि जॉब अच्छी नहीं लग रही, छोड़ दी। लेकिन जब जॉब करते हो आप, जब एक्चुअल में आप करना शुरू करते हो, मंथली सैलरी आने लगती है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, 25 तक आते-आते, 24-25 तक आते-आते। उस टाइम पे आप एक तरीके से फँस जाते हो ना, एक चक्रव्यूह मान लो, हुँ, चक्रव्यूह में फँस जाते हो आप, जहाँ पे कुछ कोई रास्ता बाहर नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं पता कि क्या करें, कैसे करें? एंड उसकी वजह से लोगों में अब देखो गुड़गाँव से हूँ मैं, तो यहाँ पे तो पब कल्चर बहुत चलता है, तो एक बहुत ही आसान सा तरीका निकाल रखा है इन लोगों ने 5 दिन की मज़दूरी करो, 2 दिन अच्छे से पार्टी करो, फिर उसके बाद 5 दिन मज़दूरी, 2 दिन पार्टी, बस वही चलता रहता है। और लोगों ने ठीक है वो बैलेंस बना रखा है, लेकिन फिर वही है, उसका भी फिज़िकल हेल्थ पे होगा आउटकम कुछ ना कुछ। हेल्दी तो है नहीं ऐसा कुछ करते रहना। कुछ हुँ, लोग कुछ लोग कंपनी स्विच करने लग जाते हैं, लेकिन फिर कंपनी स्विच करके एक जगह से दूसरी जगह पे वही चीज़ रहती है। मेंटल हेल्थ पे आउटकम्स ये रहता हुँ, है कि आप अंदर-अंदर से पूरे खोखले हो जाते हो, अगर आप ऐसी सिचुएशन में ढलते रहे इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू चेंज दैट सिचुएशन। अंदर से खोखले हो जाते हो, जो लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट घुसते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा नर्वस होने लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एप्रीहेंसिव रह जाते हैं, हल्की-हल्की बात बोलने में भी हिचकिचाते हैं, जो बहुत ही नॉर्मल बातें हैं। नॉर्मल बातें भी बोलने में हिचकिचाएँगे कि भाई थोड़ा-सा पानी ला दो, वो ये भी नहीं बोलेंगे पानी ला दो, उनको ऐसे होगा कि मेरे को ही लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है? एंड वो एक पूरा खोखलापन जो रहता है ना, वो जैसा आपने बोला कॉर्पोरेट में आप घुस सकते हो और कॉर्पोरेट आपके अंदर घुस जाता है। आप कॉर्पोरेट छोड़ भी दो, कॉर्पोरेट आपको नहीं छोड़ेगा। वो जो कॉर्पोरेट की जो मेमोरीज़ होती हैं, जो एनवायरनमेंट रहता है, जो आपके अंदर बस जाता है मेमोरीज़ में मान लो या कहीं पे भी मान लो, वो निकलते-निकलते उसमें से महीनों लग जाते हैं, कइयों को साल लग जाते हैं। और फिर कुछ लोग वो भी होते हैं जो इससे इतना ढल जाते हैं कि वो खुद भी उसी का एक पार्ट बन जाते हैं, सिस्टम का ही एक पार्ट बन जाते हैं, कि हमारे साथ बहुत गलत किया गया था, तो हमारे जब जूनियर्स आएँगे तो हम उनके साथ भी वैसे ही करेंगे, फिर उनको भी रुलाएँगे, क्योंकि हमने सह लिया तो ये भी सह लेंगे, तो इसमें क्या दिक्कत है? हमने भी तो सहा था, है ना? तो हम भूल जाते हैं कि हमने कैसे शुरू किया था, हमने शुरुआत कैसे करी थी, हम इंसान कैसे थे जब हम आए थे और अब कैसे बन गए। मेरा एक दोस्त है, नोएडा में काम करता है, तो नोएडा से हमेशा आता है लाइक हर अल्टरनेट वीकडेज़ वीक क्या कह रहा हूँ वीकेंड्स पे, अब आने वाला होगा। तो वो मुझे बताता है पूरी पॉलिटिक्स क्या होती है वहाँ की। कभी-कभी जैसे मान लो उसकी शिफ्ट जो खत्म होती है, रात के 10 बजे खत्म होती है,
तो उसका मैनेजर बोल देगा, या उसका जो भी ऊपर सीनियर है वो कह देगा 2-3 घंटा और बैठ जाओ यार, कर लो ना ये काम। अब सोच के देखो, वो इंसान, उसके आँखों में नींद आ रखी है, वो थक गया है 8-9 घंटे के बाद, और अब वो सो नहीं सकता। उसको नींद भी पूरी नहीं मिल रही ना। आपको नींद पूरी नहीं मिल रही है, आप ज़ॉम्बी बन चुके हो एक तरीके से। और ये पता है, मैं उसकी आँखों में देख पाता हूँ, जब वो मेरा दोस्त मुझसे बात करता है ना, तो मैं ना कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ। मैं उससे शेयर क्या क्या एडवाइस दे दूँ उसको? मैं क्या ही कर लूँगा? हमारे जो ऊपर जो क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, निर्मला सीतारमण जो है, उनके भी आपने बयान सुना होगा कुछ दिनों में कि भाई अगर तुम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? तुम लोगों को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे यार? क्या क्या करें? ऐसा क्या करें? 14 घंटे हम कैसे काम कर लें? और वो भी बिना नींद के और बिना सैलरी हाइक के। अब जब 14 घंटे बोलिए। में से सिर्फ 8 घंटे के आपको पैसे मिलेंगे, 14 घंटे के पैसे नहीं मिलेंगे। हुँ, पूरे ये भी पैसे है। नहीं मिलते उनको। ओवरवर्क कराते हैं, लेकिन ओवरवर्क के पैसे भी नहीं देते। आप ओवरवर्क कराओ, ओवरवर्क के पैसे लो, लोग करेंगे, खुशी-खुशी करेंगे। कुछ कुछ तो हो उसका एक आउटकम कि भई हमें कुछ तो मिले ये करके, कुछ गारंटीड आउटकम तो हो उसका। हुँ। अभी हमने सुसाइड की बात कर ली है, तो आपने एक पोस्ट डाली थी, पता है? जब आप बोलते हो जब भी आप सुसाइड की बात करो ऑनलाइन, तो उसके बारे में ये भी बताना है कि अगर सुसाइडल थॉट आपको आ रहे हैं, जो भी सुन रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो एक बार वो बता दो। हाँ जी, अगर आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, आपको अगर एक हल्का-सा भी थॉट आता है कभी भी, तो उसको दरकिनार नहीं करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, टेक इट सीरियसली, ठीक है? क्योंकि हमारे दिमाग में कई सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जो अनकंट्रोलेबल थॉट्स होते हैं। कई बार आ जाते हैं और चले जाते हैं, ठीक है? अब हमें ये लगता है कि अगर हमें कोई ऐसा सुसाइड का थॉट एक बार आ गया कि भई मर ही जाते हैं, इससे बढ़िया तो हम उसे बहुत बार इग्नोर कर देते हैं शुरू-शुरू में, अंटिल इट बिकम्स टू लाउड, ठीक है? उसको इग्नोर नहीं करना है। इफ़ यू गेट अ थॉट लाइक दैट, आप या तो अपने किसी क्लोज़ वन से बात करो कि भई मुझे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे किसी से बात करनी है इस बारे में। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि वो थॉट्स अगर उनको आपने नहीं रोका, वो आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, एंड वन डे दे विल बी टू लाउड, ठीक है? इग्नोर नहीं कर पाओगे आप। इफ़ यू आर इन अ पोज़ीशन जहाँ पे आप प्रोफ़ेशनल हेल्प ले सको, प्लीज़ टेक सम हेल्प। साइकोलॉजिस्ट्स हैं, साइकियाट्रिस्ट्स हैं, आप जिसको अप्रोच करना चाहो कर सकते हो। आपको जो अफ़ोर्डेबल, जो सूटेबल लगे, आप उनको अप्रोच करिए, क्योंकि सुसाइड एक ऐसी चीज़ है जो प्रिवेंटेबल है, बट ओनली इफ़ द पर्सन इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू गेट बेटर। अगर उन्होंने मन बना लिया है कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम हम हमने एक इसको भी कुछ बोलते हैं, एक तरह की सुसाइड कर ही ली है कि हम जीने की कोशिश ही नहीं करेंगे अब, तो बाहर वाले कोई कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ख़्याल ना आए मुझे, तो आपको किसी को बताना पड़ेगा, कुछ हेल्प सीक करनी पड़ेगी। इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, तो देयर आर सुसाइड हॉटलाइन्स, आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन यही है कि आप जैसे ही ख़्याल आए, किसी प्रोफ़ेशनल को कंसल्ट करें, अपने आप को समझें कि ये ख़्याल कहाँ से आया, इसको सीरियसली लेना है कि नहीं लेना, और उसके बाद आगे बढ़ें। इग्नोर मत करिए प्लीज़, अपने आप में या किसी और में, प्लीज़ इग्नोर मत करिए। थैंक यू बताने के लिए। अभी जो हमने बात करी आईटी एम्प्लॉइज़ की, और फिर अभी हमने सुसाइड की बात करी, तो ये कहा जाता है कि वो इंसान ना मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, इसी कारण उसने अपनी ना लाइफ़ ख़त्म कर ली। तो क्या ऐसा कुछ होता है, कोई ऐसी जिम है, जहाँ पे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हो? कई लोग थेरेपी जाते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, रेज़िलियंस बिल्ड करने के लिए। कई लोग थेरेपी को उस तरह से यूज़ करते हैं। उसको आप ले सकते हो थेरेपी को मेंटल जिम की तरह, बट आई थिंक फिज़िकल जिम्स की तरह हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर पाता है इसको। इस वजह से दिक्कत भी होती है। थेरेपी में दिक्कत रहती है इंडिया में स्पेशली, कि थेरेपी सब लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँ। बहुत बेसिक सा सच है। जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, वो लोग यूजुअली जाते हैं योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी वाले में, जहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके अपने आप को समझें, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मज़बूत बनाएँ। ठीक है, वो भी एक ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हो। मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, उसको आप क्या कैसे कंसेप्चुअलाइज़ करते हो कि आपके ऊपर कुछ भी स्ट्रेस आए, आप उसे लेते रहो, आप कुछ भी टॉलरेट कर लो।
जितनी जितनी सफरिंग हो सके आप सारी सफरिंग टॉलरेट कर लो, वो तो नहीं हो सकती मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि आई थिंक मेंटल स्ट्रेंथ का ये भी है ना कि आप अपने सर्कमस्टांसेस को बदलो। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप कुछ बदलो उसके बारे में, change something about it. You can't just be taking it all, adapting all the time. And उसके लिए आपको एक बहुत ही strong sense of self होना ज़रूरी है। और strong sense of self के लिए थेरेपी है, मेडिटेशन है, इंट्रोस्पेक्शन है, जो आप यूज़ कर सकते हो। Mental strength is basically knowing when to adapt, knowing when to change, and um, knowing who you are. मेरे हिसाब से, मतलब मैं टेक्निकल एकेडमिक भाषा में मेंटल स्ट्रेंथ के और भी कई सारे कंसेप्चुलाइजेशन होंगे, बट मैं यही मानता हूँ कि स्ट्रेंथ वही होती है जिसको पता हो कि कब हमें स्ट्रगल करना है, कब हमें कुछ चेंज करना है, और हम कौन है, दो चीज़ें। आपको जेनेटिक रीजंस होते हैं कुछ? आपको लगता है ऐसा कुछ कि जेनेटिक रीजंस के कारण भी कई बार कुछ इंसान उनके अंदर टॉलरेंस ज़्यादा होता है, वो रेज़िलिएंट ज़्यादा होते हैं? लाइक अभी हम बात भी कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले कि हरियाणा, राजस्थान इधर के लोग, पंजाब के लोग जो होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो काफ़ी रेज़िलिएंट होते हैं। किसी भी मामले में अगर घर में किसी की डेथ भी हो गई तो बना लेंगे खुद को कि हाँ भाई कुछ नहीं, ठीक है, सँभाल लेंगे खुद को। तो क्या जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, अगर मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग बंदा दिख रहा है तो? देखो, जेनेटिक रीजंस मैं ये तो नहीं बोलूँगा नहीं होते, होते ही होंगे। आई एम प्रीटी श्योर देयर आर लिंकेजेस बिटवीन रेजिलियंस एंड वेयर यू आर बोर्न। लेकिन वो जेनेटिक्स बहुत ही छोटा सा लेवल ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। हम उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होती हैं, आप कैसे एनवायरनमेंट में पलते बढ़ते हो, आप कैसे, आपके रोल मॉडल्स रहते हैं बचपन में, आपके पेरेंटिंग कैसी रहती है, आपका साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है, वो सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। कौन रेजिलिएंट रह पाता है, कौन रेजिलियंस नहीं शो कर पाता बहुत सारी सिचुएशंस में। अब जैसे आपने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एक होता है दिखाने वाली स्ट्रेंथ कि भाई हाँ हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। बट यही क्वेश्चन है कि ऐसा तो नहीं है अब किसी की घर में डेथ होगी तो आई डोंट थिंक कोई भी होगा जिसको कुछ भी महसूस नहीं होगा, जो एकदम अंदर से खोखला हो चुका होगा इतना कि उसको कुछ महसूस ही नहीं हुआ, उसने अपने किसी किसी नज़दीकी इंसान को खोया और कुछ महसूस नहीं हुआ, वो तो नहीं होता। किसको हम दिखा पाते हैं, हमें जो दर्द महसूस हो रहा है, किससे हम वो दर्द बाँट सकते हैं, वो डिपेंड करता है। वो होना चाहिए कि भाई ठीक है, सबको नहीं बताएँगे कि हमें दुःख हो रहा है, हमें दर्द हो रहा है, लेकिन कोई ना कोई होना चाहिए जिसको हम ये सब दिखा सकें। कोई नज़दीकी दोस्त हो, कोई परिवार वाला हो, कोई भी हो। एक ना एक कम से कम कोई इंसान होना चाहिए, जिसके सामने हम इंसान की तरह रह सकें, ऐसे रोबोट की तरह नहीं। आपके हिसाब से मैस्कुलिनिटी की डेफिनेशन क्या है? Anything a man does is masculine. फिर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी क्या हो जाती है? क्योंकि समझ नहीं आता ये कब हमें टॉक्सिक मैस्कुलिन बोला जाता है। हम थोड़ा-सा एग्रेशन दिखा दें, थोड़ा-सा वायलेंस, मतलब वायलेंस नेचर अगर हमारा थोड़ा दिख जाए, वायलेंट नेचर, तो हमें टॉक्सिक मैस्कुलिन बोल दिया जाएगा। तो ये है क्या, लाइक मतलब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? यार देखो, मैस्कुलिनिटी और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी के बीच में? पर्सनली मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एज अ टर्म मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। क्योंकि अम, हर हर किसी इंसान की अलग ही कोई डेफिनेशन होती है, ठीक है। और अगर किसी कंसेप्ट की इतनी वेग डेफिनेशंस हैं, इतनी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो वो कंसेप्ट कुछ है ही नहीं, कंसेप्चुअल कुछ क्लैरिटी नहीं है उसमें, ठीक है। अब मैं जब 2020 में सबसे पहला मैं बैचलर्स में डिसर्टेशन कर रहा था अपनी, उस टाइम मेरा टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मेरी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई अ, मर्दों पे जो बहुत ही टॉक्सिक एक्सपेक्टेशंस डाली जाती है ना, कि भाई आपको फिजिकली फिट भी रहना है, आपको कमाना भी अच्छा है, आपको बेस्ट कॉलेजेस में भी जाना है, आपको अच्छा भी दिखना है, आपको फ्रेंडली भी होना है, कैरिज्मेटिक भी होना है, सब कुछ अनरियलिस्टिक चीज़ें जो एक्सपेक्ट करी जाती हैं, वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी होती है। कि भाई एक ऐसा आइडियल ऑफ मैस्कुलिनिटी, ऑफ व्हाट बीइंग अ मैन इज, जो कोई अचीव ही नहीं कर सकता, उसको इतना 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 हाई स्टैंडर्ड्स रख दो कि कोई अचीव ही ना कर पाए, और सबको यही लगता रहे कि भाई वो दे आर नॉट इनफ ऑफ अ मैन। और फिर मैंने जब उस पर उसकी डेफिनेशंस पढ़ी, एकेडमिक डेफिनेशंस पढ़ी, तो वो एकदम अलग डेफिनेशंस कुछ हैं।
एकदम एकदम ही अलग, जो आपने अग्रेशन से रिलेटेड हैं, होमोफोबिया से रिलेटेड हैं। तो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मैं कुछ काम भी करता हूँ, मैं उसमें यूज़ ही नहीं करता उस टर्म को, क्योंकि मैं आई डोंट थिंक आई अग्री विद द आइडिया ऑफ समथिंग बीइंग टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ठीक है। क्योंकि जब ऐसे टर्म्स भी यूज़ करते हैं, बहुत से लड़के हैं, बहुत से यंग लड़के हैं जिनको यही मैसेज जाएगा कि भाई मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है, इंस्टेड ऑफ कि मैस्कुलिनिटी का एक सब टाइप है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मैस्कुलिनिटी ही टॉक्सिक है पूरे आस अपने आप में। तो मैं पर्सनली इसको, मेरा आप कोई भी काम देखोगे एटलीस्ट 2020 से आगे मैंने कभी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कुछ यूज़ नहीं किया है। मैं ये कहता हूँ कि लड़कों पे बहुत सारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो उनको हार्म करती हैं, उन पे उनके मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती हैं, स्पेशली 50 टीनेज ईयर्स में, 20s में। उनको हमें चेंज करना है उन एक्सपेक्टेशंस को। मैं ये कहता हूँ कि हम लड़के लोग आपस में ज़्यादा डेप्थ नहीं शो कर पाते कई बार अपने इमोशंस को लेके, क्योंकि हमें ये डर लगता रहता है कि वो हमें जज करेगा, और उसे डर लगता रहता है कि हम उसे जज करेंगे। तो दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं कि भाई ठीक है, दूर दूर से दोस्ती रहती है। वो एक डेप्थ मैं बिल्ड करना चाहता हूँ लड़कों के बीच में कि भाई वो भी आपको बहुत कुछ दिल खोल के बताना चाहता है, और मैं भी आपको बहुत कुछ दिल खोल के बताना, दोनों बता सकते हो एक दूसरे को, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं करने की कोशिश करता हूँ, अगर वो करना चाहें तो, जो लड़कों के साथ काम करता हूँ मैं, अगर वो करना चाहें तो दैट इज़ माई गोल। बट ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो मैं अवॉइड ही करता हूँ जितना हो सके, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग मतलब, एंड अलग अलग मतलब हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी तो भेद होंगे, भेदभाव होंगे, विवाद होंगे, और उसके बाद फिर जो गोल है हमारा वो मिस हो जाएगा, लोगों को हेल्प करने का गोल मिस हो जाएगा, और हम वो लड़ाई करते हुए रह जाएंगे बस। एक चीज़ और पूछनी थी इसी से रिलेटेड कि फिर इतने जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मेल होते हैं, मतलब मोस्टली क्रिमिनल्स आप प्रिजन में देखोगे मेल ही हैं, जॉर्डन पीटरसन भी कहता है। तो क्या हम बाय नेचर ऐसे ही हैं, लाइक मतलब हमें अंदर ये होता है, एग्रेशन होता ही है, हम एग्रेसिव होते ही हैं? हम्म देखो, अगेन जेनेटिकली वी आर प्रीडिस्पोज टू अग्रेशन, आई गेस, आई बिलीव, ठीक है। मतलब दैट इज़ व्हाट द एविडेंस सजेस्ट्स, बट आई डोंट थिंक हम अपनी नेचर के गुलाम हैं, मेरे हिसाब से। ठीक है, अग्रेशन नेचर में हो सकती है, बचपन में बेड गीले करने की नेचर होती थी, लेकिन हमने ये तो नहीं बोला ना कि हम बड़े होते होते अभी बेड गीला करते रहेंगे, क्यों? भाई नेचर है हमारी, हम क्यों करें, हम क्यों रोकें, हमारी नेचर है। तो ठीक है, गुस्सा आना, अग्रेशन होना, वेरी बायोलॉजिकल, कई बार होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं कभी कंट्रोल ही नहीं करूँगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, पूरे टाइम ऐसे ही रहूँगा, कुछ नहीं होएगा। क्योंकि वो फिर एक, जैसे बच्चा एक टैंट्रम थ्रो करता है ना, वैसे ही हो जाता है कि मैं तो बेड गीला करूँगा, मेरी तो नेचर है, मैं क्यों रोकूँ, टॉयलेट इधर लेके आओ, मैं तो यहीं पे करूँगा, मेरी मर्जी। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो नेचर नेचर भी है आपकी, लेकिन आपको उस नेचर को कंट्रोल भी करना सीखना पड़ेगा। डॉक्टर सिड वारियर है, उन्होंने बताया था अगर आपके पास पीएफसी आपका डेवलप हो चुका है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स 25 साल के अगर आप हो गए हो, तो ये बहाना नहीं चलेगा। फ्रॉइड का एक कॉन्सेप्ट है ना, फ्रॉइड ने कॉन्सेप्ट दिया था साइकिक डिटर्मिनिज्म का, कि आपके चाइल्ड के एक्सपीरियंसेस आपके एडल्ट बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं, उस पर इफेक्ट डालते हैं। तो ये, हाँ मैं सही कह रहा हूँ ना, कहीं मैं यूं ही बोल रहा हूँ कुछ ऐसा ही है ना कि मतलब? थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, बट हाँ बेसिक हाँ यही है कि बताओ। एक एक पॉइंट के बाद आप वो बहाना नहीं दे सकते कि भाई हमारा बस ऐसे ही है। अब अब जैसे सिड वॉरियर ने, डॉक्टर सिड ने बोला कि भाई 25 के बाद नहीं दे सकते, मैं तो मानता हूँ कि भाई आप 18-19 के बाद ये बहाना नहीं चलेगा कि भाई हम ऐसे ही हैं। लीगली स्पीकिंग भी 18 के बाद आपका नहीं चलता, यू आर अ लीगल एडल्ट, आपको अपने एक्शंस के लिए लायबल ठहराया जाता है ना। लेकिन अ, लेकिन 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 डॉक्टर हम्म, अर्जुन भाई भैया, कि हम्म, 16 17 18 19 साल के मोस्टली टीन आपको वहां मिलेंगे, जेल के अंदर या फिर क्राइम करते हुए। इम्पल्सिव बहुत ज्यादा होता है उस समय, इम्पल्सिवनेस बहुत ज्यादा होती है उसमें, तो कोई कंट्रोल ही नहीं होता। तो फिर इंसान कैसे अपने आप को उस समय अपने आप को संभालेगा, कैसे? क्योंकि पीएफसी डेवलप हुआ नहीं है। पीएफसी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि पीएफसी है ही नहीं।
हाँ, लेकिन यस, मैच्योर नहीं हुआ है, कहने का मतलब है, सॉरी, कंप्लीटली मैच्योर नहीं हुआ है मैच्योर ना वो। मैच्योर नहीं होता। उसमें जो न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ, न्यूरॉन कनेक्शन की जो स्ट्रेंथ होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इतनी स्टेबल नहीं होती। लेकिन ऐसा जैसे आपने 16 से 20 की एज बोली ना, दिस इज द एज वेयर मोस्ट पीपल कमिट क्राइम्स। अगर आपने 16 से 20 की उम्र में कोई क्राइम नहीं किया है तो चांसेस हैं आप पूरी उम्र में क्राइम्स नहीं करोगे। तो एक बहुत बढ़िया सा ग्राफ होता है जो ऐसे ऐसे चलता है, कितने लोग जेल में हैं, किस उम्र के लोग जेल में हैं। 16 तक यहाँ आता है, फिर ऐसे बढ़ जाता है, फिर 20 पे नीचे आ जाता है, और फिर सीधा। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो लोग क्राइम करते हैं वो 16 से 20 की उम्र में करते हैं। अब उसका आपने सही रीज़न बताया, क्योंकि इस टाइम पे एक ऑरा ऑफ इनविंसिबिलिटी होता है लोगों में कि क्या ही हो जाएगा, कर लो जो करना है, कुछ नहीं होएगा। ठीक है, न्यू फाउंड फ्रीडम होता है, क्योंकि 16 से 20 के बीच में एकदम हार्मोनल पूरा चल रहा होता है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत बिल्ड हो रखी होती है, एंड यू हैव फ्रीडम। आप कॉलेज जा रहे हो तो फिर कॉलेज में जाके आप कुछ भी कर सकते हो, यू आर लीगली एन एडल्ट। लेकिन फिर इसमें आपको यही कंपेयर करना है ना कि किन लोगों ने किया ऐसा कुछ, किन लोगों ने क्राइम किया और किन लोगों ने नहीं किया। उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इन दो ग्रुप्स में क्या डिफरेंसेस हैं। बहुत से 16 से 20 के उम्र के लोग हैं जो कभी क्राइम नहीं करते, एकदम शांति से जिंदगी जीते हैं। उनमें और इनमें क्या डिफरेंसेस रहते हैं, एंड इट मोस्टली कम्स डाउन टू द काइंड ऑफ पेरेंटिंग यू हैड, द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू ग्रो अप इन, द काइंड ऑफ relationships you have had with the people around you। वो एक बहुत ही बड़ा, वहाँ पे साइकिक डिटर्मिनिज्म वाला आ जाता है जो आपने फ्रॉइड का बोला था, कि आपके पेरेंटिंग कैसी रही है, आपके सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कैसी रही है, वहाँ पे क्राइम को सेलिब्रेट किया गया है, क्राइम को ऐसे देखा गया है कि भाई ये कोई खुश होने वाली बात नहीं है, इन चीज़ों से दूर रहना होता है। ठीक है, वो चीज़ें फिर फैक्टर प्ले करती हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस ऑफन आप यही देखो, यही रहते हैं कि उनकी पेरेंटिंग कैसी रही है, उनकी एनवायरनमेंट कैसी रही है, उनकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, एंड दैट विल डिटर्मिन आप 16 से 20 की उम्र में जेल जाओगे या फिर कॉलेज जाओगे, और कॉलेज जाके जेल जाओगे, क्या जो भी करोगे। हम मोस्टली जो ये 16 से 20 वाले जो लौंडे होते हैं, ये कुछ चीज़ों से और गुजर रहे होते हैं, और मैं सोच रहा हूँ उस पर डिस्कशन होना चाहिए। एक चीटिंग, जब हमें धोखा मिलता है, हमारा दोस्त दे सकता है, हमारी गर्लफ्रेंड दे सकती है, और कुछ लोग हो सकते हैं हमें धोखा देते हैं, चीट करते हैं, तो कैसे खुद को वो मतलब संभाले उस वक्त जब हमें हमें कोई धोखा दे, कोई चीट करे हम पे। वो इंजरी ठीक नहीं होती, कई बार जिंदगी भर ठीक नहीं होती, बहुत सालों तक ठीक नहीं होती, क्योंकि आ, वो एक ऐसी चीज होती है जहाँ पे आपको एक्चुअली रियलाइज होता है कि आपका ट्रस्ट भी तोड़ा जा सकता है। आप जिन लोगों पे अंधाधुन एकदम एकदम बहुत ही इंटेंस जिनके साथ अटैचमेंट थी, वो अटैचमेंट भी टूट सकती है, एंड फॉर स्पेशली फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर ओन। आपने कुछ गलती नहीं करी, आपकी कोई गलती नहीं थी इसमें, आपने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी दर्द आपको होगा। सबसे ज़्यादा दर्द आपको होगा, सबसे ज़्यादा दुख आपको होगा, सबसे ज़्यादा ठेस आपको पहुंचेगी, सबसे बड़ी इंजरी आपको ही होगी ऐसी सिचुएशन में। अब इसका रिस्पॉन्स होता है एक तो कंप्लीट डिटैचमेंट, लोग चले जाते हैं कि हम आज से कभी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे, कभी किसी पे पूरी तरह भरोसा नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, लोगों पे डिपेंड ही नहीं करेंगे आज से। एंड बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी जी जाते हैं बिना किसी दूसरे इंसान पे एक्चुअली कभी ट्रस्ट किए, जो मेरे हिसाब से अंडरस्टैंडेबल है, बट इट रियली लिमिट्स अस एज ह्यूमंस। अगर हम दूसरे को कभी कभी उसको अपना पूरा भरोसा ना दे पाए, कभी उसको अपनी वल्नरेबल साइड फिर से ना दिखा पाए, तो जो दर्द महसूस करते हैं 16 से 20 उम्र में, बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल जायज़ है। उस दर्द की एनर्जी जो होती है वो कहीं प्रोडक्टिव जगहों पे डालनी पड़ेगी। अब कई लोग जिम में डाल देते हैं, कई लोग पढ़ाई में डाल देते हैं, कई लोग अपने आईएएस, कई आईएएस कौन सी थी वो, शादी पे ज़रूर आना, इंतकाम, इंतका हाँ, इंतकाम ठुकरा के देखेगी। मेरा, हाँ वो वाला साइड चला जाता है एकदम, एंड ठीक है, वो भी अच्छी बात है। आप अपने दर्द को चैनल कर रहे हो अपने आप को बेटर करने में, लेकिन वो दर्द को भी एड्रेस करना पड़ेगा इवेंचुअली।
आप उस टाइम पे एड्रेस नहीं करना चाहते, आप उस टाइम पे एड्रेस करने को तैयार नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लाजमी। लेकिन अगर उस दर्द को एड्रेस नहीं किया, अगर उस चोट को एड्रेस नहीं किया, वो आपके फ्यूचर रिलेशनशिप्स में आएगी फिर से, जहाँ पे आप दूसरे लोगों पे, अब आपकी कभी आप नए रिलेशनशिप्स बनाओगे आगे बढ़ते हुए, नए दोस्त बनाओगे, नए पार्टनर्स बनाओगे, उनके साथ भी वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। और उस केस में जिन दोस्तों ने आपको ठेस नहीं पहुंचाई थी, उनको उसके लिए पे करना पड़ेगा कि आपने अपने दर्द को हैंडल नहीं किया इस पॉइंट। उनकी भी गलती नहीं है कि किसी ने बहुत साल पहले आपको दर्द पहुंचाया, तो अब उन्हें दर्द पहुंचेगा बहुत सारे साल बाद। वो भी तो गलती है ना एक तरीके से। तो आप उस दर्द को चैनल करो, अपने आप को बेटर बनाओ। जिम, आईएएस, आईआईटी, मेडिकल लोग तो ऐसे ही क्लियर कर जाते हैं भाई, सही में, मतलब माइंड ब्लोइंग। बट अल्टीमेटली उस दर्द को आपको एड्रेस करना पड़ेगा, वरना वो आपको बाद में और ठेस पहुंचाएगा। अभी मैं इंटरनेट पे देखता हूँ बहुत सारे सेल्फ हेल्प गुरुज आ गए हैं, है ना, देखते होगे आप, सेल्फ हेल्प चैनल्स काफ़ी खुल गए हैं। तो उनके कमेंट सेक्शन में पढ़ता रहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि जो बंदे हैं वो क्या पूछ रहे हैं उनसे, उनको कहाँ दिक्कत आ रही है लाइफ में। तो मोस्टली क्या होता है कमेंट सेक्शन के अंदर, बंदों के सवाल ये होते हैं, भैया हमें बॉडी इमेज इशू है, ठीक है, मेरे बाल उड़ रहे हैं भैया, मैं गंजा हो रहा हूँ, मेरी हाइट छोटी है, ठीक है, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरी नाक ऐसी है, मेरी आँख ऐसी है। तो ये जो लड़के हैं जिनको जो भी है, जो भी इंसान अभी इसको सुन रहा है, उसको अगर बॉडी इमेज इशू है, मान लो फील करता है ऐसे किसी बॉडी पार्ट को लेकर ऐसा कुछ, तो उस इशू कैसे रिजॉल्व कर सकता है वो? देखो, अब उसमें एक तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं कि अगर आपको किसी चीज़ से इशू है तो उसे बदल लो। बाल झड़ रहे हैं तो फिर नए बाल लगवा लो, पीआरपी आ जाए आजकल, पता नहीं कुछ, नाक से कुछ दिक्कत है तो नाक बदल लो, जॉ लाइन चाहिए तो जॉ लाइन, वो फिलर्स आ जाते हैं इसके, जॉ लाइन बनवा लो। अगर आप वो करना चाहते हो कर सकते हो, मतलब मैं उसे रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो एक एक्चुअली इज अ सिम्पटम ऑफ समथिंग मच डीपर, है ना, आपकी पर्सनली, कि आप अपने आप से खुश नहीं हो। आप कहीं ना कहीं ये मानते हो कि आपको कोई पसंद नहीं करता, आपको कोई पसंद नहीं करेगा इन फीचर्स की वजह से। आपको ये लगता है कि आपको रिजेक्ट कर देगा कोई, क्योंकि आप में ये कमियां हैं, है ना। अब अगर आपने उन चीज़ों को ठीक भी कर लिया तो वो आप कमियां कहीं और ढूंढ लोगे। अगर आपने अपने बाल लगवा लिए तो आपको ये लगेगा कि भाई हाइट छोटी रह गई, अगर आपको ये कर लिया तो वो कुछ ना कुछ आप नया निकाल ही लोगे, क्योंकि डीप डाउन एक बहुत ही बेसिक ह्यूमन इमोशन आप फील कर रहे हो, विच इज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन, अ फियर ऑफ लोनलीनेस, कि भाई मुझे कोई पसंद नहीं करेगा, मुझे कोई अपना नहीं मानेगा, मुझे कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि मुझ में ये कमियां हैं, क्योंकि मैं दूसरे लोगों से इन्फीरियर हूँ, क्योंकि मैं दूसरे लोगों से छोटा हूँ, है ना। तो अब देखो, 16 से 19 की जो एज होती है, 16 से 18, 19, 20 लगा लो, 15 से 19 लगा लो, उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत कॉमन होते हैं ये इश्यूज, क्योंकि इस टाइम पे आप पहली बार अपनी आइडेंटिटी बना रहे होते हो, एक सेपरेट आइडेंटिटी बना रहे होते हो, जो कि आपके मम्मी पापा से अटैच नहीं है, आप एक्चुअल एक ह्यूमन बीइंग बन रहे हो अपने आप के, है ना। एंड उसमें आपको डर लगता है, क्योंकि आपको अपनी आइडेंटिटी डिसाइड करनी है कि आप किन के साथ बिलोंग करोगे, आप किन के साथ घूमोगे, किन के साथ नहीं घूमोगे, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, आपको कैसे लोग पसंद हैं, आपको कैसे लोग नहीं पसंद हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हम सारा हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमें देख रहा है, हर कोई हमें जज कर रहा है। इसे बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंस का इफेक्ट होता है, आई थिंक, जो इस एज ग्रुप में आपको एक्सपीरियंस करना ही होता है। आपको ऐसा लगता है कि आसपास के सारे लोग आपको देख रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं, और उनके लिए आपको परफॉर्म करते रहना पड़ेगा, ठीक है। सो ये एक बहुत ही कॉमन एंड अंडरस्टैंडेबल एक्सपीरियंस है इस एज का, which is ultimately rooted in a very very human fear of being alone and being rejected, ठीक है। अब आपको एक्चुअल में ये सब इस सब से उभरना है,
तो आपको उस फ़ियर को डील करना पड़ेगा कि ये फ़ियर आ कहाँ से रहा है, आपको क्या चाहिए एक्सेप्टेंस में, किससे एक्सेप्टेंस चाहिए, किस फॉर्म में एक्सेप्टेंस चाहिए। वो आपको अगेन इंट्रोस्पेक्शन, मेडिटेशन, थेरेपी, आपको जो लेना चाहो। इंट्रोस्पेक्शन से कई लोग कर लेते हैं ये सब, अपने आप को समझ लेते हैं। आपको जो ठीक लगे वो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अपने आप को समझना पड़ेगा अल्टीमेटली। आपको पता है वो गुरुज वगैरह क्या बोलते हैं अल्फा मेल वाले? वो इसका सॉल्यूशन ही देता है, इतना पैसा कमा ले कि पैसे पे ध्यान जाए उसका, तेरी हाइट पे नहीं। हर चीज का सॉल्यूशन उनका मटेरियलिस्टिक होता है। हर चीज का सॉल्यूशन की वेल्थ जनरेट कर ले, लैम्बोर्गिनी ले ले। पता नहीं यार क्यों बेचते हैं वो ऐसी चीजें, और लोग खरीद भी लेते हैं इस चीजों को। उनको लगता है कि सारा सॉल्यूशन यही है, लाइक मतलब बाहर जीतो, अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर भी करने नहीं देते वो लोग, कि अंदर भी तो बहुत कुछ है जो जानना है। बाहर की दुनिया जीतना फिर भी आसान लगता है ना, अंदर की दुनिया इतनी गहरी होती है और इतनी डरावनी होती है कि उसको एक्सप्लोर करने में एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ चाहिए होती है, अलग ही लेवल की ब्रेवरी चाहिए होती है अपने आप को एक्सप्लोर करने में। इट्स इजियर टू कॉन्कर समथिंग आउटसाइड देन टू कॉन्कर समथिंग इनसाइड। तो ठीक है, वो लोग बाहर वाले सॉल्यूशंस बेचते हैं, बिकते भी हैं, क्योंकि हर किसी को एक वो आसान वाला सॉल्यूशन ज़्यादा बेटर लगेगा। एंड आई थिंक जो ये अल्फा मेल वाले जो गुरुज बहुत ही सही करते हैं, वो एक बहुत ही क्लियर पाथ देते हैं कि तुझे ये गोल पे जाना है, ये गोल तूने अचीव कर लिया तो ये तेरी छोटी हाइट, बाल कुछ मैटर नहीं करेगा। ठीक है, वो लैम्बोर्गिनी मान लो, गाड़ी मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, हमारी इंटरनल वर्ल्ड में ऐसा कुछ एग्जैक्ट गोल नहीं है कि भाई आप यहाँ पे पहुंच जाओ उसके बाद ये सब मैटर नहीं करेगा। वो एक अलग एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, निर्वाणा लेवल पे, निर्वाण लेवल पे, कि भाई आप मोक्ष हो गया वो तो। मोक्ष हो गया, वो तो एकदम ही मतलब छोड़ ही दिया आपने सब कुछ, है ना। वो भी नहीं सब चाहिए मोह होता माया है। हाँ। वो भी नहीं चाहिए होता लोगों को चाहिए होता है कुछ जो हम अचीव कर सकें, जो एक दिखे हमें कि हमने ये अचीव कर लिया, और फिर हमें एक पाथ मिल जाए उधर तक। वो चाहिए लोगों को चाहिए होता है। अच्छा, अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और जैसा कि आप देखते हो कि इस दुनिया में लोगों से बात करना कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे आप एक इंटरव्यू में बैठे हो, चाहे आप एक इन्वेस्टर को अपना बिजनेस प्लान बता रहे हो, चाहे आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर वालों को समझा रहे हो कि मैं कैसे एक अच्छा लड़का हूँ आपकी बेटी के लिए, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल तो चाहिए हर जगह। और इंट्रोवर्ट लोग ना बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इस चीज़ से, वो अपने थॉट को कई बार स्ट्रक्चर भी नहीं दे पाते ढंग से, उनको सही तरीके से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो एक इंट्रोवर्ट बंदा कैसे इस ऐसी दुनिया में जहाँ पे कम्युनिकेशन करना, घुलना-मिलना, बातें करना बहुत ज़रूरी है, वो कैसे कर सकता है? एक्सट्रोवर्ट कैसे बन सकता है उस माहौल में वो? एक चीज़ बदलूँगा यहाँ पे, इंट्रोवर्ट लोग इस चीज़ से स्ट्रगल नहीं करते, शर्मीले लोग सफ़र करते हैं इस चीज़ से। शाय पीपल ओके। हैव दिस, ठीक है? इंट्रोवर्टेड तो दोनों पीपल में जो होते हैं, डिफरेंस क्या होता है? इंट्रोवर्जन एक पर्सनैलिटी टाइप होता है, ठीक है? एक पर्सनैलिटी का एक ओके। कैरेक्टरिस्टिक होता है कि आप अ, लोगों के साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन ये नहीं है कि आपको लोग नहीं पसंद, ये भी नहीं है कि आप लोगों से बात करना पसंद नहीं करते, बस प्रेफ़रेंस है कि भई ज़्यादा लोगों से बात करने में आपको मन नहीं करता ज़्यादा लोगों से बात करने का। आप अकेले रहने में खुश हो, अगर रहना पड़े। आप आपके थॉट्स बहुत क्लियर हैं, लेकिन आप उनको बहुत कम लोगों के साथ शेयर करते हो। आप बेसिकली इंट्रोवर्टेड हो इन द सेंस कि आप कितने लोगों के साथ कंफर्टेबल फ़ील कर पाते हो, ठीक है? अब शर्मीलापन जो होता है, वो ये होता है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि कुछ कर पाएँ, लेकिन वो नहीं कर पाते, ठीक है? सो शर्मीलापन, शाइनेस में ये होता है कि यू वांट टू डू समथिंग, यू विश टू अचीव समथिंग, बट यू फाइंड योरसेल्फ बीइंग अनेबल टू। यू विश टू टॉक टू समबडी, बट यू फील अ बिट ऑफ फियर इन टॉकिंग टू देम। थोड़ा-सा डर लगता है बोलने में कि क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कुछ समझ नहीं आएगा। इंट्रोवर्ट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, अगर किसी से बात करने का मन करेगा, वो जाके बात कर लेगा। ये पूछेगा कि हाउ इज़ योर डे बीन, ये कुछ ना कुछ कर लेगा, अगर मन करे तो। ओके। और नहीं मन करेगा तो फिर आराम से बैठा रहेगा कि भई ठीक है, आप आराम से काम करो, मैं आराम से काम कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। जो लोग शर्मीले हैं, उनको मन करेगा कि यार काश मैं इनसे बात कर पाता, काश मैं जाके इनको कुछ पूछ पाता कि भई शूज़ बड़े अच्छे लग रहे हैं, कहाँ से लेके आए? ये बहुत अच्छा लग रहा है, क्या किया आपने, कैसे किया? लेकिन वो नहीं पूछ पाते, ठीक है? सो आई थिंक बहुत सारे लोग जो सेल्फ आइडेंटिफाइड इंट्रोवर्ट्स हैं, वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा शर्मीले लोग हैं, जिनको वो शाइनेस ओवरकम करने में दिक्कत हो रही है
कि भाई हम वो एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है ना एक कि भाई कुछ होगा नहीं, आपने कुछ पूछ लिया तो लोग आपको कुछ पीटेंगे नहीं, अगर आपने उनसे कुछ पूछ लिया तो, अगर आपने उनसे कुछ बात कर ली तो, अगर आपने उनसे कुछ फेवर मांग लिया तो कोई पीटेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देगा, बोल देगा कि भाई आप चले जाओ यहाँ से, अभी कुछ ज़रूरत नहीं। शाइनेस ओवरकम की बात है, अंडर कॉन्फिडेंस ओवरकम करने की बात है। इंट्रोवर्जन इज नॉट अ बैड थिंग, एक्सट्रोवर्जन इज नॉट अ गुड थिंग। मतलब दोनों, वो एक मॉरल जजमेंट है ही नहीं उनमें कुछ, वो तो जैसे हो आप हो, इंट्रोवर्टेड हो या एक्सट्रोवर्टेड हो, वो तो हो, अच्छी बुरी नहीं है उसमें। अंडर कॉन्फिडेंस किल्स अ लॉट ऑफ पीपल, अंडर कॉन्फिडेंस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल्स कि भाई हम हमें क्लास में इतनी बार होता था हमारे कि भाई आंसर आता है लेकिन बोलने में शर्म आ रही है, बोलना नहीं है, हाथ नहीं खड़ा करना बस कि भाई सबके सामने आंसर देना पड़ जाएगा। ठीक है, वो इंट्रोवर्जन नहीं है, वो शर्म है। इंट्रोवर्ट को आंसर देना होता है, वो दे देता है जब उसे पता होता है। और वो शाइनेस को कैसे ओवरकम करें, वो मेन क्वेश्चन है। शाइनेस को अगर ओवरकम करना है तो शाइनेस आई कहाँ से, किधर से आई, किस किस चीज़ की आपको शर्म महसूस हो रही है कि भाई ऐसा कुछ कर लिया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन इफ समथिंग, इफ यू डू एक्स, व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कुड हैपन। और उन चीज़ों को आप जितना समझोगे उतनी जल्दी आप अपने आप को समझोगे, उतनी जल्दी उसको ओवरकम भी कर पाओगे। तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें वो हर बंदे का अलग अलग है, वो मेन चैलेंज है। आज से करीब-करीब 5000 साल पहले, 5000 साल पहले ज़्यादा हो जाएगा क्या? चलो 5000 साल पहले चलते हैं। 5000 साल पहले हम एक ट्राइब में रहते थे और उस ट्राइब के अंदर ज़्यादा-ज़्यादा कितने लोग होते होंगे? मोस्टली से चलो 50 लोग, या फिर ज़्यादा-ज़्यादा मुझे कितनी न्यूज़ आ जाती होगी भाई कि हाँ भाई बाढ़ आ गई, ठीक है? या फिर वो इंसान मर गया, उसके बच्चा हो गया, इतनी न्यूज़ मिलती थी। मतलब लिमिटेड न्यूज़ मिलती थी। अगर मैं गाँव में भी अभी आज से 200-300 साल पहले चला जाऊँ, ज़्यादा ये न्यूज़ मिलती थी कि राजा-महाराजा के घर में क्या हो रहा है, राज्य में कोई नई रूल्स रेगुलेशन आए हैं, या फिर हमारे घर में क्या हो रहा है। पर अब जो न्यूज़ मिलती है हमें, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, यहाँ पे फलाना ऑस्ट्रेलिया में कहीं आग लग गई, ये फलाना मंत्री ने कुछ कर दिया, उसके सेलिब्रिटी के बच्चा हो गया। हम लेते भी हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि पता नहीं क्यों लेते हैं, वो ऑब्ज़र्व क्यों करते हैं। और इतनी न्यूज़ मिलती है, और वो भी जैसे रील्स में आप देखो, एक वक़्त के लिए मैं खुश हो रहा हूँ, एक वक़्त के लिए मैं थोड़ा उदास हो रहा हूँ, एक वक़्त के लिए मुझे खुशी के आँसू आ रहे हैं, एक वक़्त के लिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड का सिस्टम पूरा, क्या ये अच्छा है हमारे लिए? और अगर बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं है, अगर मान लो बुरा है, तो ये कैसे बुरा है? लाइक क्या कर रहा है अंदर हमारे दिमाग के साथ ये? देखो बिल्कुल अच्छा तो ये बिल्कुल भी नहीं है, इतना तो मैं बहुत ही क्लियर टर्म्स में बोल सकता हूँ। ये आपके लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। नंबर वन, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमेशा किसी ना किसी लेंस से मिलती है। ठीक है, आप किसी भी सोशल मीडिया कंपनी में जाओ, वो एल्गोरिदम पे चलती है। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, कोई भी हो, वो हुँ, एल्गोरिदम पे डिसाइड करता है आपको क्या दिखाएगा। ठीक है, आपको एक एल्गोरिदम बेस्ड रियलिटी मिलती है जो सिर्फ आपके लिए स्पेशली बनाई गई है, आपको उस ऐप पे ज़्यादा टाइम रखने के लिए। एक ही गोल है उस एल्गोरिदम का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस ऐप पे रहो। ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दो, ठीक है, या तो आपको बहुत ही ज़्यादा दुखी हुँ, कर दो, या आपको बहुत ही ज़्यादा खुश कर दो, या आप में अंदर कुछ ना कुछ इमोशन जनरेट करो जो आपको उस ऐप पे हुक्ड रखे। ठीक है, वो आपको सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स जो होते हैं, आई जेन्युइनली बिलीव दे आर वेरी 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 इम्पैक्टफुल। मैं वर्ड भूल रहा हूँ क्या है। द ग्रेटेस्ट थ्रेट आई फील young people face today is social media algorithms and the content that they are consuming mindlessly। ठीक है, क्योंकि उनका एक ही काम है आपके अंदर एक इमोशन जनरेट करना, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और उसी को बार बार ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम करते रहना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस ऐप पे रहो। दैट इज़ इट। ठीक है, एंड जितना आप कोई इमोशन महसूस करोगे, उतनी ही आपकी जो एक सेंस ऑफ रियलिटी है उससे आप डिस्कनेक्ट होते जाओ। अब लोग ऐसे हो गए हैं कि वो इतना ज़्यादा टाइम बिताते हैं ऑनलाइन कि उनको एक रियलिटी की कोई टच ही नहीं है कि भाई असल में क्या हो रहा है। उनको ये पता होगा कि भाई
अभी बेरूत में बॉम्बिंग हो गई या फिर इजराइल पे मिसाइल छोड़ दी, लेकिन ये नहीं पता पड़ोस में क्या हो रहा है। ये नहीं पता होगा कि भाई आसपास शहर में इलेक्शन है, कौन खड़ा हुआ है, आपके राज्य में इलेक्शन है, कौन खड़ा है, क्या मुद्दे हैं, क्या प्रोमिसेस हैं, क्या हो रहा है, वो एकदम डिस्कनेक्टेड हो। आप फिजिकल रियलिटी से डिस्कनेक्ट होके एक डिजिटल रियलिटी जो आपके लिए स्पेशली क्यूरेट करी गई है। मेरे पापा अगर रील स्क्रॉल करते हैं, अगर सोशल मीडिया ट्विटर चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, उनके लिए रियलिटी कैन बी कम्प्लीटली डिफरेंट। उनको अलग कंटेंट मिलेगा जो उनके लिए इमोशनली हाइटनिंग होगा। मेरे मेरे कोई भाई हैं, उनके लिए कंप्लीट डिफरेंट रियलिटी होगी, मेरे लिए कंप्लीट डिफरेंट रियलिटी होगी। हमको अलग अलग कंटेंट मिलेगा डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी वांट टू कंज्यूम। ठीक है, सो इस वजह से लोगों में भेदभाव भी ज़्यादा बढ़ता है, लोगों में मतभेद भी ज़्यादा होते हैं, लोगों में ऐसा होता है कि भाई ये ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है, किसी दूसरे इंसान ने ऐसा सोच भी कैसा लिया, क्योंकि हम इतना डिस्कनेक्ट हो गए उनसे कि हम ये भी नहीं सोच पा रहे कि ऐसा हो ही कैसे सकता है। अब ये पॉलिटिक्स के मामले में मान लो, हेल्थ के मामले में मान लो, किसी भी चीज़ में मान लो, हम एकदम डिस्कनेक्ट हो गए हैं लोगों से। हम डिजिटली कनेक्टेड हैं अपने टाइप के लोगों से, लेकिन सोसाइटी से, अपने से अलग लोगों से एकदम डिस्कनेक्टेड है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। इतने ज़्यादा इमोशनल हाइटनिंग ऑल द टाइम इज़ नॉट गुड फॉर योर ब्रेन, फॉर योर बॉडी, फॉर योर मेंटल हेल्थ। इसी वजह से मैं जब, अब देखो मैं ये नहीं बोलूँगा मैं बिल्कुल कंज्यूम नहीं करता, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम है, मेरा स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम स्क्रीन्स पे रहता है। ठीक है, लेकिन मैं जो अपनी एल्गोरिदम, जो अपनी फीड होती है, उसको बहुत ही माइंडफुली क्यूरेट करता हूँ कि मेरे को यही चीज़ें देखनी है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ रहा कि वहाँ उस जगह पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे बस ये चीज़ें देखनी है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मुझे कुछ न्यूज़ चाहिए होगी, भाई मैं अखबार पढ़ लूँगा मेरे को। अखबार में आपको थोड़ी बहुत खबरें मिल जाएँगी, 1-2 अखबार पढ़ लो अलग-अलग सोर्सेज़ से, ठीक-ठाक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको पूरे टाइम हर चीज़ के जड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड कॉग्निटिव रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड इमोशनल रिसोर्सेज हैं। इमोशनल रिसोर्सेज अपने दोस्तों के लिए रखो, अपने परिवार वालों के लिए रखो। कॉग्निटिव रिसोर्सेज अपने काम के लिए रखो, अपने स्टडीज़ के लिए रखो। बाकी आपको बस कुछ एंजॉय करना है, आपको कुछ रिलैक्स करना है, उसके लिए सोशल मीडिया पे आ जाओ और रिलैक्स करो बस। और यही मुझे लगता है बहुत से यंग लोग स्पेशली जो हैं, जो बड़े ही एल्गोरिदम्स पे हैं, बड़े ही सोशल मीडिया कंपनीज के थ्रू हुए हैं, उनको इसका कुछ अंदाज़ा भी नहीं है कि उनके लिए एक स्पेशल रियलिटी क्यूरेट करी गई है। एक मूवी है ट्रूमैन शो के नाम से, जहाँ पे एक बंदे के लिए पूरी रियलिटी ही, एक रियलिटी टीवी शो बनाया जाता है उसकी ज़िंदगी के हिसाब से। उसको जो चाहिए वही मिलता है, उसके लिए जो एक अच्छी कहानी बनेगी वही उसे दी जाती है, और हमें वही दिया जा रहा है इस टाइम। हमें एक रियलिटी फीड करी जा रही है जो हमें इन ऐप्स पे ज़्यादा टाइम के लिए हुक्ड रखेगी, एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस एज अ सोसाइटी, नॉट गुड फॉर अस कलेक्टिवली एट ऑल। 1 घंटे हो चुके हैं हमारे पॉडकास्ट को, हमारी बात को, और कन्वर्सेशन काफ़ी अच्छी रही। जो मैं सोच के आया था, जो डिस्कस करना था मेरे को, मैंने किया, और लिटरली मैं फ़ील कर पा रहा था कि मैं कंफर्टेबल फ़ील कर रहा था बहुत ज़्यादा आपसे बात करते हुए ये सब चीज़ें। क्योंकि इसमें बहुत सारी जो मैंने क्वेश्चन पूछे ना, उसमें मैं था कहीं न कहीं, क्योंकि मैं बहुत चीज़ों से गुज़रा हुआ हूँ। तो मैं जानना चाहता था आपके ओपिनियंस, आप कैसे देखते हैं इन चीज़ों को एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, एज़ अ थेरेपिस्ट। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हर चीज़ को समझाने के लिए, और अपना कीमती वक़्त निकाल कर पॉडकास्ट पे आने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ लगी कि इतनी डेप्थ में गए इतनी सारी चीज़ों को लेके, स्पेशली लड़कों के जो हुँ। प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, यंग बॉयज़ जो फेस करते हैं इश्यूज़, उनको लेके हम इतनी डेप्थ में गए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और अगर हो सके मैं तो वापस आऊँगा फिर से बात करने आपसे, फिर से 1 डेढ़ घंटा बैठेंगे। तब तक आप अपना इंटरनेट प्लान अपग्रेड कराइए और फिर मिलते हैं इसके बाद। तो आई थिंक चलना चाहिए अब हमें, ठीक है? आप डिनर वगैरह कर लो। गुड नाइट। थैंक यू फॉर गुड नाइट, कमिंग। वेलकम, बाय। बाय-बाय।